नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनू सिंगल, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स. Today I am back with another lecture on the series Inflation. आज फिर से हम मुद्रास्फीति की ही श्रृंखला में एक और लेक्चर करेंगे. आज हमारा टॉपिक रहेगा मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय. देखिए, मुद्रास्फीति को रोकने के जो उपाय हैं, आप उनको बेसिकली 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं. Okay, but before that, why should we try to control inflation? आप पढ़ चुके हैं कि मुद्रास्फीति कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है. मतलब मुद्रास्फीति के बढ़ने से देश में हर वर्ग को तकलीफ होती है. जब तक मुद्रास्फीति कंट्रोल्ड है, धीमी गति से कीमतें बढ़ रही हैं, देन इट्स गुड, तब तक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है. लेकिन जैसे ही कीमतें बढ़ने की गति तेज़ी पकड़ती है, as the prices start increasing at an increasing rate, now this starts harming all the sections of the society. So we need to curb inflation. But how? Well, there are 3 ways to do so. One are monetary measures, then there are fiscal measures, and thirdly other measures other than these two. तो मुद्रास्फीति को रोकने के जो 3 उपाय हैं, 3 हिस्सों में हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं. वो है मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय और इनके अलावा अन्य उपाय. तो लेट अस स्टार्ट विद मॉनेटरी मेजर्स. आइए मौद्रिक उपायों से शुरू करते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज टू कंट्रोल मनी सप्लाई. पहला जो पॉइंट है मौद्रिक उपायों में वो ये है कि हम मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करें. मतलब नए नोट ना छापें. अब देखिए, मुद्रा की जो पूर्ति है वो सिर्फ ये नहीं है कि नए नोट छपें. पहला तो यही है कि नए नोट ना छापें, है ना. तो नए नोट नहीं छापेंगे, ये एक तरीका है. दूसरा, जो आज की डेट में मनी सप्लाई होता है, it consists of not only notes in circulation but also क्रेडिट क्रिएशन. साख निर्माण भी इसमें शामिल होता है. और आज की डेट में साख निर्माण के माध्यम से मुद्रा की इतनी ज़्यादा पूर्ति हो जाती है कि मनी सप्लाई अपने आप में, सिर्फ प्रिंटिंग ऑफ मनी अपने आप में बहुत छोटा हिस्सा रह जाता है. सो वी नीड टू चेक क्रेडिट क्रिएशन एज वेल. हमें साख निर्माण को भी नियंत्रित करना है. तो उसके लिए हमारे को जो तरीका हमारी सरकार अपना सकती है वो है डियर मनी पॉलिसी की, यानी महंगी मुद्रा नीति. अब देखिए, चाहते क्या है हम कि किसी तरह साख निर्माण कम हो. साख निर्माण कम क्यों करना चाहते हैं? ताकि लोगों के हाथों में कम धन रहे. यदि if people are left with less funds, then naturally they will be left with no choice but to reduce their consumption and investment levels. यदि लोगों के पास वित्त नहीं होगा तो फिर ना वो उपभोग ज़्यादा कर पाएंगे और ना ही नया निवेश कर पाएंगे. उन्हें रोकना पड़ेगा, इनके ऊपर रोक लगानी पड़ेगी, अपना उपभोग भी कम करना पड़ेगा और निवेश भी. तो हमारा पर्पस है किसी भी तरह से कुल मांग को कम करें, उपभोग को, निवेश को. तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऋण ही ना उपलब्ध करवाया जाए उन लोगों को जो उपभोग के लिए या निवेश के लिए ऋण लेना चाहते हैं. तो देयर आर 2 measures to do so. One are quantitative measures and the other are qualitative measures. एक तो है मात्रात्मक नियंत्रण, दूसरे हैं गुणात्मक नियंत्रण. एक एक करके देखते हैं. मात्रात्मक नियंत्रण में क्या तरीके आते हैं? देखिए, हर देश का केंद्रीय बैंक अपने देश के कमर्शियल बैंक्स को, वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है. जब भी कमर्शियल बैंक्स को फंड्स की कमी होती है, वो कहाँ जाते हैं? केंद्रीय बैंक के पास. तो केंद्रीय बैंक उनको मुफ्त में नहीं देता ऋण. केंद्रीय बैंक उनसे चार्ज करता है, और जो रेट चार्ज करता है उसी को हम लोग कहते हैं बैंक रेट. द रेट of interest charged by the central bank of the country from commercial banks when they borrow money from central bank, this is known as bank rate. तो ये बैंक रेट जितना ज़्यादा होगा, कमर्शियल बैंक उतना कम ऋण ले पाएंगे. उसी तरह रेपो रेट बढ़ा दें. रीपर्चेज, रेपो इज रीपर्चेज रेट ऑफ सिक्योरिटीज.
तो केंद्रीय बैंक रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बदलकर भी जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी लेंडिंग कैपेसिटी को प्रभावित कर सकता है। अच्छा, इसके बाद दो रेट्स हैं जिनको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो है नकद कोष अनुपात। देखिए, हर कमर्शियल बैंक को अपने पास कुछ नकद रखना होता है। क्यों? कि उनको मालूम है कि उनके ग्राहक कभी भी उनके पास आकर अपना पैसा वापस मांग सकते हैं। Their customers can come to their branches anytime and can demand their money back, can withdraw their money. Now, for this, every bank keeps certain part of their total deposits in cash with themselves. जितनी उनके पास कुल जमा है, कुल जमा मतलब समय जमा प्लस मांग जमा, इन दोनों का कुछ प्रतिशत हिस्सा बैंकों को अपने पास रखना होता है नकद में, और कुछ प्रतिशत हिस्सा एज पर रूल्स उनको केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। तो जो कुल जमा का हिस्सा बैंक को केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और जो हिस्सा उनको अपने पास रखना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो जब ये दोनों दरें ऊंची होंगी, इसका मतलब ये है कि केंद्रीय बैंक ने इन दोनों रेट्स को इतना ऊंचा रखा हुआ है कि कमर्शियल बैंक्स के पास थोड़ा ही रुपया बचता है, थोड़ा ही वित्त बचता है आगे ऋण देने के लिए। कमर्शियल बैंक्स आर लेफ्ट विद वेरी लिमिटेड फाइनेंसेस टू लेंड फर्दर। बट इफ these CRR and SLR are reduced, if the rate of cash reserve ratio and statutory liquidity ratio are reduced, then this will increase the funds available with the commercial banks. And we don't want that right now. We in fact want that commercial banks don't have much funds to lend, because if they will lend more, then this will create more demand in the form of consumption and investment, and that is what we want to avoid. तो दूसरा ऑप्शन ये है कि CRR और SLR इन दोनों को बढ़ा दिया जाए। And then open market sale of securities. Look, every government needs funds, and for that the government sells securities through the central bank of the country. तो हर देश का जो सरकार है वो अपने केंद्रीय बैंक के माध्यम से अपनी प्रतिभूतियां बेचती है और ऋण उठाती है बाजार से। अब अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाए, उन्हें बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाएं खरीदेंगी, और उनके सिक्योरिटीज़ खरीदने की वजह से उनके पास फंड्स कम रह जाएंगे तो वो आगे लोन कम दे पाएंगे। So these are some of the quantitative measures that are normally adopted by any central bank or the government of the countries. Then there are some qualitative controls. इसके अलावा कुछ हमारे नियंत्रण आते हैं, जैसे कि गुणात्मक नियंत्रण, जैसे आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है, देखिए मान लेते हैं मैं लोन लेने जाती हूँ बैंक के पास, तो नॉर्मली हमको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो मैंने बैंक में गिरवी रखा अपना 1 लाख रुपए की ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी। ओके, बैंक मुझे पूरे 1 लाख रुपया ऋण में नहीं देगा। देखिए, बैंक इसलिए नहीं देगा क्योंकि गोल्ड का रेट फ्लक्चुएट करता है। आज 1 लाख रुपए का है, कल बाई चांस सोने का रेट गिर गया 90,000 रह जाएगा, तो वो अपने पास कुछ मार्जिन रखता है। इसी को हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर 10% है, इसका मतलब केंद्रीय बैंक मुझे 90,000 रुपये लोन दे देगा। और अगर इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाए तो मान लेते हैं 30% कर दिया, इसका मतलब अब केंद्रीय बैंक मुझे सिर्फ 70,000 रुपये लोन में दे सकता है। देखा किस तरीके से एक झटके में सरकार ने या केंद्रीय बैंक ने ये पक्का कर लिया कि मुझे अब पहले से 20,000 रुपये ऋण कम मिलेगा। सो बाय रेजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, लेंडिंग इज रिड्यूस्ड, क्रेडिट क्रिएशन इज रिड्यूस्ड। दूसरा तरीका है राशनिंग।
ऋण की सीमा तय कर दी जाए कि हर व्यक्ति को हद से हद इतना ऋण मिलेगा, इससे ज़्यादा ऋण नहीं मिलेगा. दिस इज अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस. ओके, देन डायरेक्ट पर्सुएशन बाय द आरबीआई. केंद्रीय बैंक देश का जो है वो अपने कमर्शियल बैंक्स को ये कहे कि आपने इससे ज़्यादा ऋण देना नहीं, या फिर इन क्षेत्रों को ऋण ही नहीं देना, बिल्कुल ही नहीं देना. तो इस तरह का दखल भी दिया जाता है. और एक नया तरीका नहीं, सॉरी, नया नहीं है, एक ऐसा तरीका जो भारत में अभी रिसेंटली कुछ समय पहले अपनाया गया था, और वो है विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन. यानी जो इस समय एग्जिस्टिंग मुद्रा है उसको खत्म कर दिया जाए, उसके अगेंस्ट नई मुद्रा लेकर आई जाए. जैसे कि भारत में 500 और 1000 रुपए के नोट खत्म कर दिए थे. इसकी वजह से एकदम मार्केट से मुद्रा खत्म हो गई, और जब लोगों के पास मुद्रा है ही नहीं तो फिर वो क्या खर्च करेंगे और क्या खरीदेंगे. And you know that Indian people are yet not using online banking, or they are not comfortable with plastic money as well. मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना, ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करना, ये भी बहुत प्रचलित नहीं है. एंड even if अगर ये इस्तेमाल हो रहे हों, even if these methods are in use, still demonetization does influence the demand in the country. एक बारी तो मांग बहुत प्रभावित होती है, और आप जानते हैं भारत में करीब 1 साल तक मांग प्रभावित रही थी इसकी वजह से. So demonetization is one more way to control the demand in the country, and by controlling demand, naturally we can control the inflation levels. Then we'll come to the fiscal measures. देश में राजकोषीय नीति के माध्यम से कैसे हम लोग मुद्रास्फीति को काबू में ला सकते हैं. So first of all, you know that aggregate demand consists of consumption प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो पहला तरीका तो यही है कि सरकारी व्यय कम हो जाए. सबसे पहले सरकार को आगे आना चाहिए और उसको अपने सारे खर्चे, चाहे वो विकास कार्य हैं चाहे गैर विकास कार्य हैं, उन पर जो खर्च किया जा रहा है वो कम कर देना चाहिए. गवर्नमेंट मस्ट रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर ऑन बोथ डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट वर्क्स. Secondly, you know that government normally borrows through by selling treasury bills and through other measures. So हर बार ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ वो बोरो कर रही है, तो जो पुराने ऋण लिए हुए हैं वो चुकाने भी होते हैं. अगर इस समय गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसा है कि कोई बड़ा ऋण पुराना चुकाना है तो गवर्नमेंट को रोक देना चाहिए. If some old debt has to be paid back within the coming days, then government should stop that, should postpone that till the prices are brought in control. जब तक कीमतें बढ़ी हुई हैं और उनको काबू में नहीं लाते, तब तक सरकार को इस तरह के पुराने ऋण जो हैं वो रोक लेने चाहिए, पुराने ऋण वापस नहीं करने चाहिए. सिर्फ इतना नहीं, गवर्नमेंट को टैक्सेस भी कम करने चाहिए. अब देखिए टैक्सेस से क्या मतलब है. टैक्सेस कम करना है तो कम नहीं करना, बढ़ाना चाहिए. डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाना चाहिए. डायरेक्ट टैक्सेस कौन से? प्रत्यक्ष कर, आय कर, जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, उनको बढ़ाने से लोगों के हाथों में आय कम रह जाएगी, और आय कम रहेगी तो उनकी मांग कम हो जाएगी, और मांग कम होगी तो कीमतें भी कम हो जाएगी. दिस इज़ वन वे. जहाँ तक सवाल है इनडायरेक्ट टैक्सेस का देखिए क्या असर होगा. यदि इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं तो उसका डायरेक्ट असर ये होता है कि कीमतें बढ़ती हैं. लेकिन हाँ, अगर ऐसे में कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी वजह से फिर मांग कम होगी, और मांग कम होने से थोड़ी सी कीमतें कम हो जाएगी. सो इनडायरेक्ट टैक्सेस का एज सच क्या असर पड़ेगा हम अभी नहीं कह सकते. दैट कैन बी अवॉइडेड, बट डायरेक्ट टैक्सेस कम करने चाहिए, दैट इज़ फॉर श्योर. इसके अलावा जहाँ एक तरफ मैं कह रही हूँ कि सरकार को पुराने ऋण वापस करने चाहिए, वहीं साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट नए ऋण भी ले सकती है फ्रॉम द बैंक्स, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, so that less money is left with the banking structure to lend to the common man. And then
जब मैं ये कह रही हूँ कि मुद्रा की पूर्ति कम करनी है, तो इसका मतलब नए नोट नहीं छापने, इसका मतलब हम घाटे की वित्त व्यवस्था करने का सोच भी नहीं सकते. Deficit financing is resorted to when the economies, the governments have the income of the governments is less than their expenditure. In such a scenario, governments go to the central bank and ask them to print more money, more currency. Now this increases the money supply in the country. और हम पहले ही मॉनेटरी मेजर्स में देख चुके हैं कि मुद्रा की पूर्ति को कम करना है. तो मुद्रा की पूर्ति कम करने का मतलब है कि सरकार बिल्कुल भी ना सोचे कि उसको घाटे की वित्त व्यवस्था करनी है. सरकार को अपने खर्चे अपनी आय से कम रखने चाहिए. गवर्नमेंट शुड ट्राई टू keep its expenditure less than the income it's earning. And then overvaluation of the currency. अब इसका क्या मतलब है? आप लोगों ने डीवैल्यूएशन के बारे में तो अक्सर सुना होगा. डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हम अपनी मुद्रा को दूसरे देशों की मुद्रा के मुकाबले में हम अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर दें. दैट वी रिड्यूस द वैल्यू ऑफ आवर करेंसी इन रिलेशन टू द अदर करेंसीज. अब इसका ऐसा क्यों करते हैं? इसका क्या असर होता है? डीवैल्यूएशन का असर होता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं. हमारे देश का सामान दूसरे देशों को सस्ता लगने लगता है और हमारे निर्यात बढ़ जाते हैं, आयात कम हो जाते हैं. अब निर्यात बढ़ने से और आयात कम होने से अब देखिए वस्तुओं की पूर्ति देश में कम हो जाएगी, है ना? एंड वी डोंट वांट दैट. हम बल्कि इसका उल्टा चाहते हैं. हम चाहते हैं कि भारतीय करेंसी जो है, हमारे देश की करेंसी, उसको ओवर वैल्यू कर दें. ओवर वैल्यू करने से हमारे देश की चीज़ें विदेशियों को महंगी लगेंगी और विदेशियों को अगर भारत की चीज़ें महंगी लगेंगी तो वो हमारा सामान नहीं खरीदेंगे, यानी हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे और हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. हमको दूसरे देशों का सामान सस्ता लगेगा, हमारे आयात बढ़ जाएंगे और हमारे निर्यात कम हो जाएंगे. What will happen is that supply of goods will increase in our country. आयात बढ़ गए तो वस्तुएं दूसरे देशों से आई और हमारे देशों से जाना बंद हो गई. उससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि हमारे देश में वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाएगी. और देखिए, मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है कि मांग बढ़ गई है और पूर्ति उससे कम है. तो एक तरीका तो है कि मांग को कम किया जाए और दूसरा तरीका है कि पूर्ति को बढ़ाया जाए. सो थ्रू दिस ओवर वैल्यूएशन ऑफ द करेंसी ऑफ योर कंट्री यू कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन. देन देयर आर सर्टेन अदर मेजर्स. देखिए, मुद्रास्फीति का मतलब है कीमतें बढ़ना. कीमतें क्यों बढ़ी? क्योंकि मांग पूर्ति से ज़्यादा है. तो एक तरीका तो है कि मांग को हम कोशिश करें कि मांग कम हो और दूसरा तरीका है कि हम पूर्ति को बढ़ाएं. One way is to increase supply and the other is to reduce demand. तो देखते हैं क्या है. सबसे पहले सप्लाई बढ़ाने के लिए हमें प्रोडक्शन बढ़ानी होगी, देश के अंदर उत्पादन बढ़ाना होगा. दूसरा, देश के अंदर उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि निवेश हो, नए कारखाने लगे. तो अगर हम चाहते हैं कि भारत के अंदर नए कारखाने लगे, नया निवेश हो, उत्पादन बढ़े, तो उसके लिए ज़रूरी है कि देश के अंदर विदेशी या घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कानून बनाए जाएं. देखिए, भारत में ये अक्सर शिकायत की जाती है कि हमारे कानून कुछ ऐसे हैं कि नई फैक्ट्री लगाने के लिए 100 से ज़्यादा हमको फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, 100 जगह से ज़्यादा हमको सैंक्शन लेनी पड़ती है, परमिशंस लेनी पड़ती हैं गवर्नमेंट से. इतनी मुश्किल आती है कि हमें परमिशंस वगैरह लेने में ही सालों लग जाते हैं और फैक्ट्री खोलना मुश्किल हो जाता है. सो द गवर्नमेंट मस्ट ट्राई टू ईज सच रूल्स and must formulate such rules which help people, which promote people and induce people to increase investment in the country. Both kind of investment, whether that be domestic or foreign. चाहे देश के लोग लगाएं चाहे विदेशी लगाएं, लेकिन भारत में निवेश बढ़ना चाहिए. एंड देन ट्रेड पॉलिसी. ट्रेड पॉलिसी वही है कि जिन चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ. मान लेते हैं प्याज महंगा हो रहा है. आपने पीछे भी अभी रिसेंटली कुछ समय पहले प्याज महंगा हुआ था, तो क्या किया? गवर्नमेंट ने प्याज के एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद कर दिए. नेचुरली अगर प्याज भारत में महंगा हो रहा है तो इसका मतलब प्याज की मांग भारत में ज़्यादा है, और अगर मांग ज़्यादा है तो हम उसको दूसरे देशों को क्यों बेचें?
बल्कि हमने प्याज का आयात किया. दैट इज वी मस्ट फॉलो अ पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन सच अ मैनर दैट those things, those goods which are in great demand in our country must be imported and their exports should be stopped or reduced. दिस वे वी कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन. जो भी चीज़ें जिनकी मांग भारत में बढ़ रही है और कीमतें बढ़ रही हैं इस वजह से, ऐसी वस्तुओं के निर्यात बिल्कुल बंद कर दिए जाएं या कम कर दिए जाएं और आयात बढ़ा दिए जाएं. एंड देन राशनिंग. जिस चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं, एक तरीका तो ये है कि उनकी राशनिंग शुरू कर दी जाए कि हर व्यक्ति को इससे ज़्यादा मात्रा नहीं मिलेगी. और दूसरा तरीका ये है कि हम उसके ऊपर डायरेक्टली गवर्नमेंट हमारी प्राइस कंट्रोल लगा देती है कि बस इससे महंगा नहीं बेचना आपने. अभी आपने देखा था कोरोना के दिनों में क्या हुआ. आपने देखा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर में ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी. यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स में जो बेड्स हैं वो बहुत कॉस्टली, एक नाइट के लिए जो एक बेड मिल रहा था उसकी प्राइसेस सारे हॉस्पिटल्स ने बहुत बढ़ा दी थी. तो उसका सोल्यूशन गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने लिस्ट निकाल दी कि हर हॉस्पिटल कोरोना पेशेंट से मैक्सिमम एक बेड का इतना चार्ज कर सकता है, ऑक्सीजन के सिलेंडर के इतने चार्ज कर सकता है. तो प्राइस कंट्रोल, दिस इज वन ऑप्शन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. एंड फाइन एक ये कि मजदूरी की दर. देखिए होता क्या है, एक विशियस सर्कल है. जब देश में महंगाई बढ़ रही है तो मजदूर कहते हैं हमारी गुजर नहीं हो रही, हम लोग अपनी पुरानी तनख्वाह से अपना जीवन स्तर मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो हमारी तनख्वाह भी बढ़ाइए. अब अगर लोगों की, मजदूरों की तनख्वाह बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा? मजदूरी बढ़ने की वजह से फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर कीमतें बढ़ेंगी. तो बहुत ज़रूरी है कि जब कीमतें बढ़ रही हों, कम से कम कुछ समय तक जब तक कीमतें बढ़ रही हैं तब तक मजदूरी की दर को रोका जाए, उसको और बढ़ने ना दिया जाए. एंड फाइनली देखिए, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, हम चाहते हैं मांग कम हो. मांग कम हो मतलब कंजम्पशन भी कम हो और इन्वेस्टमेंट भी कम हो. तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए ज़रूरी है कि परिवार बचत बढ़ाएं और कंजम्पशन कम करें, है ना. और जहाँ तक कॉरपोरेट सेक्टर का सवाल है, निगम क्षेत्र वो क्या करता है? देखिए, जब वो प्रॉफिट कमाते हैं तो कई बार तो उसको वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देते हैं अपनी फैक्ट्री का विकास करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए. दूसरा वो ये क्या करते हैं कि एक हिस्सा वो लाभांश के तौर पे अपने ही शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं. अब जो धन, जो वित्त शेयर होल्डर्स के पास गया, उससे उनकी कंजम्पशन बढ़ेगी. तो अगर इफ कॉर्पोरेट सेक्टर reinvests their profit, this also increases aggregate demand. And if it distributes its profit in the form of dividend, then this will raise disposable income of the people and will in turn lead to increased demand. इसकी वजह से भी कीमतें बढ़ेंगी. तो हमें कोशिश करनी है कि कॉर्पोरेट सेक्टर भी ना तो इन्वेस्ट करे, ना डिविडेंड दे, बल्कि वो बचत करे, अपने पास सेविंग रखे. और उसी तरह परिवार भी सेविंग करें और अपनी कंजम्पशन ना बढ़ाएं. फॉर द टाइमिंग द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट सच मेजर्स कि लोग एनकरेज हों सेविंग करने के लिए. इट्स ऑल. थैंक यू सो मच.